जय हिंद दोस्तों, रखिए खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, इसमें से कुछ जानकारियां जुड़ी हैं कुछ नए वेलफेयर लेटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ नए लेटर आए हैं वेलफेयर के, वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ईसीएचएस पे लेटर आया है, डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से एडिशनल पेंशन को लेकर लेटर आया है, वो मैं आपको समझाऊंगा। कुछ जानकारियां डीएडीआर के फॉर्मूले चेंज को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार के पास डिमांड को चाहिए कि डीएडीआर का जो फॉर्मूला है वो चेंज होना चाहिए ताकि डीएडीआर ज्यादा बढ़ सके। तो इस पर भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। कुछ जानकारियां जुड़ी है ऑनरी रैंक की पेंशन के बारे में। ऑनरी रैंक का केस डाला गया है कोर्ट में, तो इसी पर मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। कुछ जानकारियां जुड़ी है अक्टूबर की पेंशन प्रोसेस को लेके स्पर्श की तरफ से, उस पर भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। एक दो जानकारियां दोस्तों और है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन की तरफ से लिखा लेटर डायरेक्टर जनरल को रेलवे बोर्ड के। जी हाँ दोस्तों, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन की तरफ से एक लेटर लिखा गया है रेलवे बोर्ड को, डायरेक्टर जनरल को, ताकि जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनको सैलरी दिवाली से पहले मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है दिवाली इस महीने के अंत में है, 31 तारीख को दिवाली है, तो उससे पहले अगर सैलरी मिल जाती है कर्मचारियों को, पेंशनर्स को पेंशन मिल जाती है, तो दोस्तों इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी। तो दोस्तों तमाम जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है या फिर जो डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि दिवाली से पहले कर्मचारियों को सैलरी दे दी जाए और पेंशनर्स को पेंशन दे दी जाए दिवाली से पहले। तो दोस्तों एक लेटर लिखा गया था नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन की तरफ से, और ये लिखा गया है रेलवे बोर्ड को, ताकि जो रेलवे के कर्मचारी है उनको सैलरी दिवाली से पहले मिल जाए। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं, उनको भी दिवाली से पहले एरियर मिल जाए डीएडीआर का। जी हाँ दोस्तों, दिवाली से पहले उनको पेंशन भी मिल जाए और डीएडीआर का एरियर भी मिल जाए, ताकि दोस्तों दिवाली जो खुशियों का त्योहार है वो अच्छे तरीके से हम सेलिब्रेट कर सके। अगर कुछ दोस्तों पैसा आ जाता है दिवाली से पहले तो इससे बड़ी खुशी हमें नहीं होती है। और दोस्तों कुछ दिन बाद यानी 5 से 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर डीएडीआर पर भी लेटर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो सर्विंग एम्प्लॉई है उनके लिए डीएनएस अलाउंस पे लेटर आएगा और जो पेंशनर्स हैं उनके लिए लागू होगा डीएनएस रिलीफ। तो दोस्तों डीएडीआर पे भी बहुत ही जल्द ऑर्डर आने वाले हैं। चलते दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, ऑनरी रैंक को ऑनरी रैंक का या फिर नेक्स्ट रैंक का पेंशन पे बेनिफिट दिलाने के लिए एएफटी दिल्ली में केस डाल दिया गया है। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि जो ऑनरी रैंक है उनको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट नहीं मिल रहा पेंशन पे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऑनरी रैंक को नेक्स्ट रैंक का पेंशन पे बेनिफिट दिलाने के लिए, ऑनरी रैंक का फायदा दिलाने के लिए कोर्ट केस करा गया है एएफटी दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जैसे ये केस पेंशनर के फेवर में आ जाएगा, ऑनरी रैंक के फेवर में आ जाएगा, तो फिर उनको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिलेगा ऑनरी रैंक का। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था जैसे नैब सुबेदार हो गए जिनको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट नहीं मिल रहा, ऑनरी तो मिली हुई है लेकिन उनको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट नहीं मिल रहा पेंशन पे। तो दोस्तों ये केस अब डाल दिया गया है एएफटी दिल्ली में। इस पर दोस्तों आगे सुनवाई होगी, डेट आएगी, फिर पता लगेगा ये केस कहां तक प्रोसेस में चल रहा है। तो दोस्तों अच्छा कदम है, अच्छा फैसला है, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के जो मामले हैं वो कई बार सरकार सुनती नहीं है, तो दोस्तों उसके अगेंस्ट जाकर कोर्ट में फिर हमें जाना पड़ता है। तो दोस्तों कुछ संगठनों ने, कुछ पेंशनर ने एएफटी दिल्ली में कोर्ट केस कर दिया है ऑनरी रैंक को लेकर, ताकि नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट उन्हें मिले पेंशन पे। चलते अगली जानकारी की तरफ। ईसीएचएस का 18 अक्टूबर का महत्वपूर्ण लेटर जारी, पॉलीक्लिनिक को रेफरल प्रक्रिया का सही से इस्तेमाल किया जाए, पॉलीक्लिनिक या फिर हॉस्पिटल द्वारा। जी हाँ दोस्तों, एक लेटर जारी हुआ है ईसीएचएस के द्वारा और दोस्तों ये भेजा गया है पॉलीक्लिनिक को। दोस्तों कई बार होता क्या है कि आप रेफर तो ले लेते हो, लेकिन दोस्तों कई बार हॉस्पिटल या फिर जहां पे आप इलाज करवा रहे हो वो आपको दोबारा भेजते हैं पॉलीक्लिनिक, आपको परेशान करते हैं कि अभी ये चीज पूरी नहीं है, ये काम आप करवा के लाइए, यहाँ पे एंट्री छूट गई, आप दूसरी पर्ची बना लीजिए, आप ये करिए। मतलब ईसीएचएस बेनिफिशियरी को बहुत वो परेशान करते हैं। तो दोस्तों ये लेटर इसलिए निकाला गया है कि आप एक ही पर्ची में अपना सारा काम करवा लें। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके ट्रीटमेंट हैं या फिर आपके जो टेस्ट हैं इम्पैनलमेंट हॉस्पिटल में, वो आप एक ही पर्ची में करा लें, यानी एक ही रेफरल में।
क्योंकि दोस्तों ये जो रेफर है ये वैलिड रहेगा दोस्तों 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए वैलिड है। पहले दोस्तों ये 1 महीने के लिए वैलिड होता था। तो दोस्तों इससे ईसीएचएस बेनिफिशियरी परेशान ना हो, कोई हॉस्पिटल पॉलिक्लिनिक आपको परेशान ना करे, इस वजह से दोस्तों ये लेटर निकाला गया है स्पेशली हॉस्पिटल्स और पॉलिक्लिनिक के लिए। आगे क्या लिखा है दोस्तों, एक ही रेफरल में ईसीएचएस बेनिफिशियरी का ट्रीटमेंट किया जाए, हॉस्पिटल में सभी जांच एक ही बार में किया जाए। जी दोस्तों, कई बार हॉस्पिटल वाले भी ईसीएचएस बेनिफिशियरी को, पेंशनर्स को, पूर्व सैनिक को परेशान करते हैं, एक ही बारी में वो इलाज नहीं करते। कभी कहते हैं कि आप दोबारा चक्कर लगाइए पॉलिक्लिनिक, ये चीज पूरी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है, मतलब बहुत परेशान करते हैं। तो दोस्तों एक ही रेफर में सब कुछ आपका काम हो जाए, आपको परेशानी ना हो, इस वजह से दोस्तों ये लेटर कोट करा गया है पॉलिक्लिनिक को। जैसे दोस्तों कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे सिटी स्कैन हो गया या फिर एमआरआई हो गया या फिर छोटे मोटे स्कैन होते हैं जिनका कॉस्ट भी हाई होता है, तो दोस्तों उसके लिए भी परेशान करा जाता है ईसीएचएस बेनिफिशियरी को। तो दोस्तों अगर आपको कोई परेशान करता है तो सीधा सा आप ये लेटर दिखा सकते हैं जो सीधा कोट कर रखा है, बता रखा है पॉलिक्लिनिक को। जैसे दोस्तों कई टेस्ट होते हैं छोटे मोटे, उसकी कॉस्ट होती है 3,000 से ऊपर, तो उसमें भी परेशान करा जाता है कि ऐसा नहीं होगा, ये होगा, इस तरीके से कर लो, मतलब परेशान करा जाता है बेनिफिशियरी को। तो दोस्तों अब से ऐसा नहीं किया जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो दोस्तों इस लेटर को आप दिखा सकते हैं या तो हॉस्पिटल में या फिर पॉलिक्लिनिक में। साफ इस लेटर में लिखा हुआ है कि एक ही रेफर के द्वारा आप सब कुछ अपना काम करवा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिर दोस्तों एक और चीज इसमें लिखी हुई है कि कई बार हॉस्पिटल वाले अननेसेसरी के टेस्ट लिख देते हैं, यानी जो टेस्ट जरूरी नहीं है वो भी करवाते हैं कि आप ये टेस्ट करा लीजिए, ये करा लीजिए, मतलब बिना वजह परेशान करते हैं। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी हॉस्पिटल बेवजह कोई टेस्ट के लिए नहीं लिखेगा, यानी जो उसकी बीमारी से कंसल्ट टेस्ट है वही कराने के लिए बोले, कोई बेवजह या फिर अननेसेसरी टेस्ट के लिए ना बोले कोई हॉस्पिटल ईसीएचएस बेनिफिशियरी को। तो दोस्तों आप ये लेटर मेरे से ले सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण ये लेटर है अगर आप कहीं इलाज करवाना चाहते हैं या फिर पॉलिक्लिनिक जा रहे हैं कुछ कंसल्टेशन लेने। चलते अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, डीएडीआर का फॉर्मूला चेंज हो सकता है। कब से? 1/1/2026 से। जी हाँ दोस्तों जैसा आपको पता है डीएडीआर तो आपका बढ़ता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एआईसीपीएन के आंकड़ों के बेस पर, लेकिन दोस्तों महंगाई जहां तक बढ़ रही है उसके हिसाब से आपका डीएडीआर नहीं बढ़ता। डीएडीआर आपका ज्यादातर 3%, 2%, 4% ही बढ़ता है 6-6 महीने बाद, लेकिन महंगाई को अगर हम देखें तो महंगाई 5 से 6%, 8%, 9% तक महंगाई चली जाती है। तो दोस्तों डीएडीआर के फॉर्मूले में सुधार करवाने के लिए कुछ संगठनों ने भारत सरकार तक ये आवाज पहुंचाई थी। तो दोस्तों हो सकता है कि भारत सरकार इस पे विचार करे, क्योंकि दोस्तों सरकारी पैनल को देश के एआईसीपीएन को संशोधित करने का कार्य दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों जो सरकारी पैनल है जो इन चीजों को देखता है, तो दोस्तों उनको ये कार्य दिया गया है कि एक बार आप एआईसीपीएन के आंकड़े, सीपीआई के आंकड़े की आप जांच करें कि महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन डीएडीआर क्यों नहीं बढ़ रहा। तो दोस्तों ये पॉसिबल है कि आपका जो डीएडीआर का फॉर्मूला है, जिस बेस पर डीएडीआर तय किया जाता है, उसको चेंज किया जाए, यानी जितनी महंगाई बढ़ रही है उसी के हिसाब से आपका डीएडीआर बढ़ सके। तो दोस्तों मे भी हो सकता है कि ये 31/12/2025 तक ये काम निपट जाए और इसको लागू कर दिया जाए 1/1/2026 से। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। जी दोस्तों, फिर आपका अच्छा खासा डीएडीआर बढ़ सकेगा। अभी जो 2%, 3%, 4% बढ़ रहा है उसकी जगह 7%, 8% या फिर 5% से ऊपर भी बढ़ सकता है महंगाई को देखते हुए। तो दोस्तों कुछ फॉर्मूले चेंज होने चाहिए। जैसा आपको पता है 10 साल में, 9 साल में इसका रिव्यू भी होता है, बेस ईयर भी दोस्तों चेंज होता है। तो जो मेन फॉर्मूला है इसका वो चेंज होना चाहिए, जिसके बेस पर आपका डीएडीआर अच्छा खासा बढ़ सके। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों डीओपीपीडब्ल्यू का एक लेटर है 18 अक्टूबर 2024 का। इसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि एडिशनल पेंशन का लाभ आपको 80 इयर्स खत्म पे ही दिया जाएगा, ना कि 79 एज खत्म होने के बाद। जी हाँ दोस्तों इसमें एक एग्जांपल दिया है एडिशनल पेंशन का। जैसे दोस्तों किसी की एज 20 अगस्त 1942 है, तो दोस्तों इनको 80 साल कब कंप्लीट होंगे? इनको होंगे दोस्तों 80 साल कंप्लीट 20 अगस्त 2022 को। 2022 में इनके 80 साल कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे दोस्तों अगस्त में इनके 80 साल कंप्लीट होते हैं, तो दोस्तों 1 अगस्त से इनको एडिशनल पेंशन का बेनिफिट मिलेगा, 1 अगस्त 2022 से। यानी महीने में किसी भी दिन अगर आपके 80 साल पूरे कंप्लीट हो रहे हैं तो उसका बेनिफिट उस महीने से ही दिया जाएगा, यानी 1
तारीख से। तो दोस्तों यही इसमें चीजें समझा रखी है। काफी पेंशनर्स ने कोर्ट केस भी कर रखा है कि हमें एडिशनल पेंशन का लाभ 80 स्टार्टिंग पे दिया जाए, ना कि 80 साल खत्म होने के बाद। यानी किसी पेंशनर की 79 एज खत्म हुई है और जैसी 80 स्टार्ट हुई है तो 80 स्टार्टिंग पर ही एडिशनल पेंशन का लाभ दे दिया जाए, ना कि पूरा 1 साल बाद। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने, डीओपीपीडब्ल्यू ने ये क्लैरिफाई किया है कि एडिशनल पेंशन का लाभ 80 खत्म होने के बाद ही दिया जाएगा। यानी जब आपकी उम्र 80 खत्म होगी तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे दोस्तों 80 से 85 के बीच में 20% मिलेगा, 85 से 90 के बीच में 30%, 90 से 95 के बीच में 40%, 95 से 100 के बीच में 50 और 100 से ऊपर है तो 100% एडिशनल पेंशन। ये दोस्तों रेट है एडिशनल पेंशन के। यानी एज अगर आपकी 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 100 से ऊपर अगर आपकी एज है तो इसके हिसाब से आपको एडिशनल पेंशन मिलेगी आपकी बेसिक पेंशन पे। तो दोस्तों 80 खत्म होने के बाद ही आपको एडिशनल पेंशन का लाभ मिलेगा। चलते अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श से 5 से 7 दिन के अंदर अक्टूबर की पेंशन प्रोसेस कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज 20 तारीख हो गई है, 5 से 6-7 दिन के अंदर आपकी अक्टूबर की पेंशन प्रोसेस में लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और ये भी देखेंगे कि आपका डीएडीआर प्रोसेस में लगा है या नहीं लगा है। जो आपका डीएडीआर 53% हुआ उसका एरियर प्रोसेस में लगा या नहीं लगा, 3 महीने का, जुलाई का, अगस्त का और सितंबर का। बाकी दोस्तों अक्टूबर की पेंशन 53% डीएडीआर के साथ आपको मिल सकती है, 53% के साथ। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि दोस्तों भारत सरकार डीआर पे ऑर्डर कब निकाल रही है। जी हाँ दोस्तों, जो डीएनएस रिलीफ है पेंशनर्स के लिए उसका भी ऑर्डर अभी आना बाकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी डीआर पे ऑर्डर आ जाए और उसी के बाद दोस्तों जितना भी पेमेंट है 53% के हिसाब से वो आपको अक्टूबर की पेंशन पे मिल जाए। और 3 महीने का जो एरियर है वो भी दिवाली से पहले, यानी जब पेंशन प्रोसेस होगी उसी में आपका डीआर का एरियर भी एडजस्ट कर दिया जाए 3 महीने का। तो दोस्तों अभी कुछ दिन बाकी है, अभी इतनी जल्दी नहीं हो रही है स्पर्श को भी। स्पर्श आराम से वेट करके डीआर का ऑर्डर लेके आराम से दोस्तों पेमेंट कर सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द आपको अक्टूबर की पेंशन मिल जाए दिवाली से पहले और एरियर भी आपको 3 महीने का मिल जाए। तो दोस्तों अभी थोड़ा यहाँ पे टाइम है, कुछ दिन बाद आपकी अक्टूबर की पेंशन प्रोसेस में लगेगी। स्क्रॉल आपका अपडेट किया जाएगा अक्टूबर का। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स के जिनकी टोटल सर्विस 39 ईयर्स है या फिर 35 साल है, 30 साल से ऊपर है, उनको पेंशन दी जा रही है ओआरओपी 3 की 46,300। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है 555 सर्कुलर के आधार पे अपेंडिक्स एक्स के अनुसार जो एयरफोर्स के जो रैंक हैं जैसे कि ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर, इनकी जो सर्विस दे रखी है वो 30 साल से ऊपर की दे रखी है, 30 से ऊपर की। यानी अगर कोई ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर 30 साल से ऊपर करके आते हैं पेंशन तो उनको 30 साल से ऊपर का ही बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत से ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर हैं जिन्हें हम ऑनरी लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं आर्मी में, उनको पेंशन दी जा रही है 46,300 ओआरओपी 3 की। और नुकसान करा जा रहा है आर्मी के ऑनरी लेफ्टिनेंट का और नेवी के ऑनरी सब लेफ्टिनेंट का। जी हाँ दोस्तों, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल से ऊपर है उनको सिर्फ 30 साल की ही पेंशन दी जा रही है। कितनी? 41,200। ये गलत है दोस्तों। यानी सर्विस में रैंक यहाँ पे इक्विवेलेंट है, सेम रैंक है, लेकिन भेदभाव यहाँ पे किया जा रहा है। ऑनरी लेफ्टिनेंट आर्मी की अलग पेंशन, उनकी कम पेंशन, नेवी में ऑनरी सब लेफ्टिनेंट की अलग पेंशन, और फिर दोस्तों ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स में इनकी अलग पेंशन। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तीनों की इक्विवेलेंट रैंक है तो फिर पेंशन में डिफरेंस क्यों है? ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर यहाँ पे ले रहे हैं 46,300 ओआरओपी 3 की पेंशन और वहीं आर्मी और नेवी के ऑनरी लेफ्टिनेंट वो लेंगे 41,200। ये भेदभाव है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये चीजें पीसीडी स्पष्ट नहीं सुनता तो दोस्तों फिर कोर्ट केस बनता है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि आपकी पेंशन 46,300 ही होनी चाहिए। मैं ऑनरी लेफ्टिनेंट की बात कर रहा हूं, अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 30 साल से ऊपर है तो भी। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों जैसा आपको बताया हर एक संडे मैं इन्वेस्टमेंट पे वीडियो बनाता हूं। जी हाँ दोस्तों, इससे पिछले संडे मैंने एक वीडियो बनाया था स्नो हेल्थ कंपनी के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कैसे आप उस कंपनी पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप जुड़ सकते हैं, इंट्रोडक्शन मैंने बताया था। तो दोस्तों आज संडे है, 3 बजे दोस्तों मैं इन्वेस्टमेंट पे वीडियो अपलोड करूंगा। पूरा दोस्तों मैं आपको सही से समझाया हूं, वीडियो में सब कुछ मैंने आपको बताया कि कैसे आप रजिस्टर करेंगे, कैसे आप विड्रॉ करेंगे, क्या है उनके प्रोडक्ट, कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे,
यानी A to Z जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है। तो जो भी पेंशनर्स जुड़ना चाहते हैं इस कंपनी से, इन्वेस्ट करना चाहते हैं और प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो दोस्तों 3 बजे वाला जो मेरा वीडियो है इन्वेस्टमेंट पे, वो आप पूरा देखेगा दोस्तों। 3 बजे और 3:30 बजे के बीच में मैं वीडियो अपलोड करूंगा आज। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट पे उस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया है और 3 बजे मैं अपलोड करूंगा इस वीडियो को। तो पेंशनर्स जो हैं, जो इंतजार कर रहे थे, तो आप वीडियो देख सकते हैं 3 बजे आज। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।